बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम 11 MCQ तक क्वेश्चंस कर चुके थे, बल्कि मेरे ख्याल से 12 भी कर लिया था अगर याद ओके ना। उसके बाद अगला सवाल क्या है 13। क्या लिखा हुआ है, बहुत तवज्जो। हाउ शुड गेन ऑन सेल ऑफ यूज इक्विपमेंट, वही डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट पे जो गेन होगा या लॉस होगा, बी रिपोर्टेड इन कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट अप्रोच। कहता है इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर एक होती है कौन सी अप्रोच, डायरेक्ट अप्रोच। एक कौन सी अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच में हम रिवर्सल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो उसमें क्या हम गेन को लेस करवाते हैं नॉन कैश आइटम की एडजस्टमेंट में। याद होगा आपको, अगर अब तक आपने देखो मैंने समझाया, फिर एक क्वेश्चन करवाया, फिर एमसी करवा रहा हूँ, फिर वहां से उसके बाद मैं क्वेश्चन कंटिन्यू करूंगा, तो आपने जो ऑब्जर्व कर लिया उसकी बुनियाद पर आप मुझे जवाब दे सकते हैं। तो क्या हम इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो बनाते वक्त डेप्शन एड बैक कर रहे थे, लॉस ऑन डिस्पोजल एड बैक कर रहे थे, गेन ऑन डिस्पोजल लेस कर रहे थे, और एक क्वेश्चन में आया भी था। लेकिन कौन सी एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सारी बातें याद है कि नहीं याद? बड़ा आसान जवाब हो गया जनाब के ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज रिडक्शन फ्रॉम प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सही, ये इसका दुरुस्त आंसर। नहीं ऐसा है कि नहीं है? आपको लग रहा है ऐसा है? वजह रजिस्टर लेकर जरा फॉर्मेट में बनाया था कैश फ्लो का, वो निकाल। कहाँ है ये मसला? जो आप एकदम हैंग हुए ना, ये मसला। मैं इतनी मेहनत से पूरी क्लास में फॉर्मेट बना रहा हूँ, आपने बोला फोटो खींच लो इनफ। ये अगर ऐसे करोगे तो क्या, कैसे पता? टॉपिक चल रहा है, मैं एक पॉइंट समझा रहा हूँ, आपको समझ नहीं आ रहा। गैर जिम्मेदारी आपकी तरफ से हो रही है। चले ट्रायंगल लिमिट निकाल लो। निकाल लिया? इसमें देखो इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड कौन सा है? ये वाला। ये शुरू कहां से हो रहा है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें क्या करवा रहा हूँ? डेप्शन। लॉस क्या करवा रहा हूँ? तो अगर गेन हो तो क्या करवाता? फिर ये तो पूछा मैंने आपसे, और ये कौन सी एक्टिविटी में ऐसा हो रहा है? तो पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा हुआ है? और बराए मेहरबानी फॉर्मेट का लिखा हुआ चाहिए मुझे यहाँ पे, सारा का सारा लिखा हुआ चाहिए। हाँ भाई राशिद, फॉर्मेट लिखा हुआ है, फॉर्मेट राशिद पूरा लिखा हुआ है। इसको दिखाओ, गेन एड, गेन क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। ऑपरेटिंग दिखाओ, उसको कहाँ लिखा हुआ? जी बिलाल बेटा फॉर्मेट ले आओ। क्यों बेटा? यार ये इंतहाई लापरवाही है। जी बेटा फॉर्मेट। गुड। जी बेटा फॉर्मेट। शर्म तुमको मगर नहीं आती, फिर ये धोखा दे रहा होता है। ये तुम्हें बोलता है कि मैं लॉ नहीं पढ़ रहा, बैक पे लॉ पढ़ रहा होता। ठीक है, सर हलार का, या तो सलार को मीठा से नहीं जानते हैं। उनका भी एक दोस्त हुआ करता था, मतलब मेरे स्टूडेंट ना, तो आप और जैसे आप लोग साथ बढ़ते, वो भी असली था, मतलब नेचर वाइज या आदत वाइज मिलता है मतलब ऐसे। अब वो सबको उनको बोलता था मैं पढ़ता ही नहीं, पढ़ता ही नहीं। ठीक है, पढ़ता ही नहीं मतलब मैं लॉ तो पढ़ी ही था मैं, रिजल्ट आया लॉ उसी का पास हो। ठीक है, अब हालार और सब लोग जो है वो उसका रिकॉर्ड लेते। बोला हमें तुम कुछ और बता, मैं ये करता हूँ, वो नीचे किताब, तुमने क्या करते, किताब रखी है, किताब पढ़ता हूँ 12, है ना? सही बात है। चले 12। Which two of the following are added as non-cash adjustment to the profit before tax in cash flow from operating activities? ठीक है जी, एडिट की बात हो रही है, लेस करने की बात नहीं हो रही। क्या हम इंटरेस्ट एक्सपेंस को एड बैक नहीं करवा रहे?
लेकिन इंटरेस्ट इनकम को हम लेस करवाए, जैसे मैंने लिखा हुआ था इन्वेस्टमेंट इनकम, डिविडेंड इनकम लिखा होगा आपके पास। तो ए तो है, बी नहीं है। क्या हम लॉस ऑन डिस्पोजल को ऐड नहीं करवा रहे? लेकिन सर टैक्स एक्सपेंस को भी तो ऐड बैक करवा रहे हैं। नहीं, प्रैक्टिकली हम टैक्स एक्सपेंस को ऐड बैक नहीं करवा रहे। अगर हम अपनी वर्किंग कहां से शुरू कर रहे हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्योंकि उसमें एक्सपेंस ऐड बैक ऑटोमेटिकली हुआ हुआ है। तो हकीकत में हम कैश फ्लो बनाते वक्त दो चीजों को ऐड करवा रहे हैं। कौन सा बेटा? इंटरेस्ट एक्सपेंस को और लॉस ऑन सेल। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। पढ़े? where a company's financial statements complying with international accounting standards, should you find the proceed of non-current assets sold during the period? अगर आप IAS 7 के हिसाब से क्या बना रहे हैं? कैश फ्लो बना रहे हैं, तो आपको प्रोसीड, सेल प्रोसीड कहां से मिलेगी? वो कौन सी स्टेटमेंट होगी जो यानी प्रोसीड्स यानी सेल प्रोसीड दिखाएगी? कैश बुक, कैश बुक कोई स्टेटमेंट नहीं है, कैश बुक तो अकाउंट्स है, और वो अकाउंट्स के क्लोजिंग बैलेंस आते हैं कहां पर? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। तो कैश बुक हमारे पास, हम अगर किसी कंपनी की रिपोर्ट्स को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो कैश बुक हमारे सामने नहीं है। कैश बुक तो स्क्रीन, बेटा स्क्रीन शेयर हुई हुई है बेटा, आप रीज्वाइन करें बेटा सलमान। स्क्रीन शेयर हुई है ना भाई? मुझे तो ये दिख रहा है स्क्रीन शेयर हुई। नुमान कह रहा आप आ गई, ये वजह आगे बैठ गया इसलिए तुम्हारे पास स्क्रीन नहीं आ रही बेटा। हाँ जी, तो प्रोसीड्स ऑफ नॉन करंट एसेट्स वो कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाती है? कैश, देखो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन तो एसेट की क्या दिखाएगा? WDV। उसमें सेल प्रोसीड का कोई तस्वीर नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम क्या दिखाएगी? गेन या लॉस, उसमें भी सेल प्रोसीड का तस्वीर नहीं है। ठीक है जी। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर भी गेन या लॉस नहीं आते। हाँ, एक चीज आती है जो सरप्लस पड़ा हुआ, सरप्लस वो क्या हुआ? रियलाइज हुआ है, वो आ जाएगा। या प्रॉफिट लॉस का पार्ट बनकर जो प्रॉफिट है वो रिटेन अर्निंग में क्या होगा? ट्रांसफर होगा। तो ना इसका आंसर ए है, ना इसका आंसर बी है, ना सी है, डी। यानी सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वाहिद स्टेटमेंट है जो आपको सेल प्रोसीड दिखा रहे। उसके बाद जाहिद एंड कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 फॉर द ईयर। आवाज ही नहीं आ रही बेटा। जाहिद एंड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹40,000 फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग द फॉलोइंग, यानी ये एक्सपेंसेस लेस करने के बाद। दैट इज व्हाट? डेप्रिसिएशन कितना? लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना? ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स कितने से? 1,000 से। What was the net cash flow generated from operations? नेट कैश फ्लो 40,000 से स्टार्ट किया कैश फ्लो बनाना, क्या किया? डेप्शन ऐड की, लॉस भी ऐड किया, और अकाउंट रिसीवेबल में क्या आ रहा है? इंक्रीज आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है? डिक्रीज भी क्या होगा? ऐड होगा। तो 40 + 4 44, 44 + 3 47, और 1 48। तो इस बॉक्स में आंसर क्या आएगा? 48,000। यस और नो बेटा बोले। अस्मत लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना? 3,20,500 आफ्टर अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी? 32,500। ड्यूरिंग द ईयर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस।
परचेज ऑफ मशीनरी कितना, इनफ्लो आउटफ्लो, आउटफ्लो, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल्स, इनफ्लो आउटफ्लो, इसको नेगेटिव लेते हैं ना तो क्या बोलेंगे, आउटफ्लो बोलेंगे। वही वाला कल वही लॉजिक यार कि 45,000 से आपके रिसीवेबल्स बढ़ गए इस साल, मतलब किसी ने आपका पैसा रोक लिया। इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में पैसा आपका फंस गया, जितनी इन्वेंट्री पड़ी है पैसा फंसा हुआ है, निकलेगा कब बाहर, ये टर्म बिजनेस में भाई पैसा निकलेगा कब, जब सामान नहीं देगा ना। आ गया ना सेठ, सेठ आ गया ना, सेठ कौन था सेठ, ये क्या था संतोष, ये क्या था, ये प्रॉब्लम है संतोष। इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल कितने से, ये आवाज आपको माइक में निकालनी चाहिए कि ऑनलाइन वाले पे एंजॉय कर सकते। ओके नाउ, अब उसने क्या बोला, व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड, तो कैश और बैंक बैलेंस का इंक्रीज वही होता है जो कैश फ्लो का आंसर होता है। देखो अभी भी सोचना पड़ रहा है, 200 आंसर आया था इनडायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको समझाया था कि भाई ओपनिंग बैलेंस हमारे पास क्या था 600, क्लोजिंग बैलेंस कितना आया था 800, और 600 और 800 का डिफरेंस 200 ही था। तो मतलब स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कैश और बैंक के डिफरेंस को ही क्या कर रही है, प्रूव कर रही है। कैश के ओपनिंग बैलेंस, बैंक के ओपनिंग बैलेंस और कैश और बैंक के क्लोजिंग बैलेंस के डिफरेंस को क्या कर रही है, प्रूव कर रही है। यस और नो बोले, जवाब दें। तो वो जिन लोगों को टेस्ट का पता था और खबर लग रही है क्लास हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता क्लास में एंटर, लेकिन सवाल है टेस्ट देने कितने कम लोग यहाँ बैठे हैं। बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, आपको भी छुट्टी करनी चाहिए। 3,20,500 प्लस लेस 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 28,000 एड और लेस 1,25,000। यार कर लो कैलकुलेट, क्या आंसर है यार, मैं खुद ही कर लेता हूँ इतना, इस तरह आप बोल रहे हो। 3,20,500 प्लस 32,500 की डेप्रिशिएशन माइनस 45,000 माइनस 28,000 प्लस 12,600 माइनस 1,25,000, 167,600, 1,67,600 का हमारा इस साल कैश क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है, अगर इसके अलावा कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है तो। A company has provided the following information. A company has provided the following information. 4% क्या है, लोन नोट्स, कितना, मतलब हम पर लायबिलिटी मौजूद है 10 लाख। इंटरेस्ट पेएबल था साल के स्टार्ट पर, साल के एंड पर। What is the amount to be reported as interest paid during the year 2018 in statement of cash flows? याद है इंटरेस्ट पेएबल्स के बैलेंस से हमने इंटरेस्ट पेड निकाला था, कैसे, हमने इस तरह सोचा कि ये ओपनिंग लायबिलिटी है, इस लायबिलिटी में इस साल का जो पूरा इंटरेस्ट हम अक्रूड करेंगे, जिसकी एंट्री बनी इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। आवाज ही नहीं आ रही है। उसने हमारी लायबिलिटी को साल भर में क्या किया बेटा, उसने हमारी लायबिलिटी को साल भर में क्या किया बेटा, बढ़ा दिया। बोले भाई, उसने हमारी लायबिलिटी को साल भर में क्या कर दिया, बढ़ा दिया। फिर बोल रहा हूं नहीं, और अगर साल भर में हमारी लायबिलिटी अब कितनी बची है, तो फिर जो जितने से लायबिलिटी बढ़ी उसमें जो बचा हुआ बैलेंस है उसको अलग करते, बाकी सारा क्या हो चुका, पे हो चुका। नहीं, तो इस तरह आपको वन अकाउंट अप्रोच से अकाउंट बनाना आना चाहिए, या सिर्फ ब्रैकेट में आप उसकी वर्किंग कर सकते हैं।
तो इस साल इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या चार्ज हुआ होगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? 10 लाख का 4%, कितना? 40,000। तो 10,000 प्लस 40,000, 10,000 हम पर साल भर के स्टार्ट पे लायबिलिटी थे, 40,000 से लायबिलिटी और बढ़ी। अगर हमने एक भी रुपया पे ना किया तो लायबिलिटी का बैलेंस 50,000 होना चाहिए था, और अगर लायबिलिटी का बैलेंस अभी 50,000 नहीं है तो बल्कि कितना, 20,000। तो मतलब लायबिलिटी सेटल कितने से हुई है? 30,000 से। क्या कर रहे हैं? अकाउंट अगर बनाना चाहे तो कौन सा बनाने? इंटरेस्ट अकाउंट। कौन सी अप्रोच से? यहां आएगा बैलेंस बीडी, कितना? 10,000। यहां से इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से, और इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट होगा, और जो पेमेंट हुई है वो इस अकाउंट में मौजूद लायबिलिटीज को कम करेगी, वो मालूम नहीं है। फिर आएगा बैलेंस सीडी, कितना? 20,000। वन अकाउंट अप्रोच। लायबिलिटी इतनी थी, लायबिलिटी साल भर में इतने से बड़ी एक्सपेंस चार्ज करने की वजह से, लेकिन साल के एंड पे लायबिलिटी इतने से मौजूद है, तो फिर लायबिलिटी 50 के बजाय 20 है, इसका मतलब 30 से हम पेमेंट कर चुके हैं। तो इंटरेस्ट पेड की वैल्यू क्या है? 30,000 है। वर्बली भी आंसर आ गया, अकाउंट बनाकर भी आंसर निकाला जा सकता है। अकाउंट बनाएंगे तो आपके वन अकाउंट वाले कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाएंगे। Furkan Limited provided the following information about cost at January 1, cost at 31 December। तो बाजार क्या लग रहा है? ओपनिंग बैलेंस के मुकाबले में क्लोजिंग बैलेंस 1 लाख से ज्यादा है। इस 1 लाख को आप एडिशन टू फिक्स एसेट मान सकते हैं। आवाज नहीं आ रही, लेकिन एहतियात, अगर साल में कोई एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ है तो फिर ये एडिशन नहीं है ना, एडिशन इससे ज्यादा है। एक और मसला है सर, अगर रिवैल्यूएशन हुई है तो तब भी तो मतलब एसेट की वैल्यू में इजाफा होने की वजह, नया एसेट खरीदना भी हो सकता है, और एसेट की वैल्यू में इजाफा होने की वजह एसेट की जो एसेट की रीवैल्यूएशन है वो तो हमारा नॉन कैश आइटम, मतलब वो तो हमारा कैश फ्लो आइटम ही नहीं। आवाज ही नहीं आ रही। एसेट की रिवर्जन हमारे लिए कैश फ्लो आइटम कब होगा? जब उसका इंपैक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आवाज ही नहीं है बेटा आपके। तो जो सरप्लस आ रहा है थ्रू ओसीआई, वो क्या उसका इंपैक्ट प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो फिर उसको कैश फ्लो में कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन जिस रिविजन का इंपैक्ट कहाँ जा रहा है, प्रॉफिट एंड रिविजन एक्सपेंस या रिवैल्यूएशन इनकम, उसको मुझे नॉन कैश आइटम में एडजस्ट करना पड़ेगा। इतना सेंस मुझे डेवलप करना चाहिए। बहरहाल अब क्या कहता है, ड्यूरिंग द ईयर एन एसेट कॉस्टिंग लाख रुपए having net book value of rupees 40,000 रुपए was sold at a profit of rupees, what is the net to be shown as an outflow in the cash flow from section the statement of investing activity section में तो सिर्फ क्या आती है बेटा? सेल प्रोसीड आती है। नहीं सर, एडिशन भी तो आता है। इसका मतलब अब हमारे लिए 2 अकाउंट इंपॉर्टेंट होगा, एक एसेट की कॉस्ट का अकाउंट। यार आप जवाब नहीं दे रहे, तो हम क्या कर रहे हैं? कौन सा अकाउंट ओपन किया बेटा? जवाब नहीं मिल रहा। अरे भाई जवाब दे बराए मेरे पास। बेटा कौन सा अकाउंट ओपन किया? तो हमने कहा सर अगर एसेट का बैलेंस बीडी था साल के स्टार्ट पे 3.5 लाख रुपए, और अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है तो यकीनन इसमें क्या हुआ है? कोई इजाफा हुआ है। अगर इजाफा हुआ तो एंट्री बनी है कैश या बैंक क्रेडिट एसेट अकाउंट डेबिट। वो नहीं पता हमें सर, लेकिन इतना पता है कि सर इस अकाउंट से एक एसेट डिस्पोज ऑफ हुआ जिसकी कॉस्ट क्या थी? 1 लाख रुपए।
उसको हमने यहां से निकाल कर कहां भेजा सर, डिस्पोजल अकाउंट। उसको हमने यहां से निकाल के कहां भेजा, डिस्पोजल अकाउंट। एंट्री क्या बनी, एसेट अकाउंट क्रेडिट, कितने से, 1 लाख से, यानी यहां से बैलेंस खत्म, कहां भेज दिया इसको, डिस्पोजल। डिस्पोजल अकाउंट डेबिट कितने से, 1 लाख से। और यहां पर एसेट का रेफरेंस आ गया ना, आवाज ही नहीं तुम लोगों की बेटा। इस जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू किसको बोलते हैं, WDV। तो अगर एसेट की WDV 40,000 तो अक्यूमुलेशन कितनी, तो इस अकाउंट में कौन सी एंट्री आएगी, अक्यूमुलेटेड डेबिट वाली, वो अपने अकाउंट से रिमूव होगी, अक्यूमुलेशन अकाउंट डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट क्रेडिट। कितने से भाई, 60,000 से, पक्का भाई 60,000 से। इस अकाउंट ने हमें क्या दिखाया है, प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट, गेन हुआ है, लॉस हुआ है, तो गेन कहाँ क्रेडिट हुआ, प्रॉफिट एंड, तो गेन अगर वहां क्रेडिट तो ये अकाउंट क्या हुआ, डेबिट होगा, गेन क्रेडिट, ये अकाउंट डेबिट। गेन आप यहाँ लिखेंगे, यानी यहां से आप गेन ट्रांसफर कर रहे हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। कितना गेन है भाई, 30,000। कल भी हम कर चुके हैं वैसे फायदा, अगर आपको याद। तो बताइए इसके इससे आपको प्रोसीड कितनी मिली। और बहुत लॉजिकल बात है, अगर मैं ना भी करूं तब भी बड़ा आसान है। एक एसेट जिसकी WDV 40,000 है, उसने आपको 30,000 रुपए गेन कमा के दिया है, तो गेन बोलते ही किस चीज को है, WDV से कितना ऊपर कमा के दिया है। तो वो जब यानी सेल प्रोसीड WDV के मुकाबले में से 30 से ज्यादा थी, जब तो गेन हुआ ना भाई। तो 40 और 30 कितना हो गया, 70 हो गया। दैट्स ऑल, इतना आसान हो गया मामला। क्या कहते हैं आप सब। अब आप मुझे बताइए, यहां आपको वैसे मिल जाएगी सेल प्रोसीड, जितनी एंट्री बनेगी, कैश या बैंक डेबिट, डिस्पोजल अकाउंट। आवाज है, क्या आंसर आया, 70,000 आ गया, पक्का भाई। अच्छा यहां रख दें बैलेंस शीट, कितना, 4.5। अब जरा सोचिएगा, अगर इस अकाउंट में 3.5 लाख में से 1 लाख रुपए कम करने के बाद भी हमारे पास बैलेंस 4.5 लाख है, तो इस अकाउंट में यकीनन क्या हुआ है, 2 लाख का इजाफा। तो 2 लाख क्या है, इस साल जो हमने नया एसेट परचेज किया, वो एसेट खरीद कर हमें क्या हुआ, इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ। तो अगर हम बनाते हैं कैश फ्लो में कौन सी एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी, तो हम बोलेंगे प्रोसीड्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ पीपी। वो कितनी, 70,000, वो पॉजिटिव आ गई। और एडिशन टू पीपी, बोले भाई एडिशन टू पीपीई कितना, 2 लाख रुपए। वो इम्पैक्ट क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 1,30,000 का नेगेटिव इम्पैक्ट। तो आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेट कैश आउटफ्लो शो कर रही है 1,30,000। ये आपका क्या है, इसका जवाब। ये जवाब आप निकाल सकते थे वर्बली, लेकिन ये है कि सॉल्व करके दिखाया मैंने आपको। जब बैक पर अगर आपको वर्किंग करनी पड़े तो कैसे वर्किंग कर रहे हो, ये सारी हम क्या कर रहे हैं, MCQ सॉल्व कर करके छोटे छोटे हिस्से सॉल्व कर रहे हैं, फिर ये पूरा पूरा सवाल में बहुत सारी वर्किंग हो रही होगी। अब आप उसके लिए मेंटली तौर पे क्या हो जाए, प्रिपेयर हो जाए। लिख चुके भाई, बोले जवाब। नहीं किया, क्वेश्चन 18 मैंने सॉल्व नहीं किया, क्यों भाई, कहाँ हो, 30,000 रुपये पेमेंट आई थी,
कहाँ गया थे? सलमान भी कह रहा है इतनी दूर से कैसे सॉल्व किया, आप तो यकीन कर लो तो क्या। हाँ जी, the following amounts have been for inclusion in the statement of cash flow of house limit. Net cash flows from financing activities, inflow positive. Net cash outflow from कितना, 1,60,000. Increase in cash and cash equivalent 24,000. Income taxes paid, interest paid. So how much cash has been generated from operations? अरे यार ये मतलब क्या कर दिया आपके साथ, मजाक कर दिया, छोटा सा ट्विस्ट है मजाक के लिए। अब ये वो है जो एनालिटिकली क्या करता है, इसको रीड करता है, पढ़ता है, समझता है, वो कर पाएगा। है बहुत आसान सवाल, लेकिन है थोड़ा सा मजाक वाला सवाल। जो सीधा सोच लेगा वो कर लेगा, जो नहीं सोच पाएगा। ये जो आपको आइटम दिए हुए हैं, इसको स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के फॉर्मेट में आप क्या करते हैं, सीधा सीधा रखते हैं, फिर जो आइटम मिसिंग हो उसको निकाल। कैश जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या है, ग्रॉस फंड जनरेट फ्रॉम ऑपरेशन। इस तरह सोचा आप कैश फ्लो को कहां से सॉल्व कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो आप लिखते हैं ग्रॉस फंड जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। मालूम नहीं है हमें, इसमें से हम क्या लेस करवाएंगे, इंटरेस्ट पेड, फिर क्या लेस करवाएंगे, टैक्स पे। उसके बाद हमें जो आंसर मिलेगा वो कहलाएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद बारी आएगी हमारे पास इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर उसके बाद हमारे पास, क्योंकि एक एक लाइन, क्योंकि वो डिटेल नहीं है तो वन लाइन है बस खाली। उसके बाद फिर बारी आएगी हमारे पास, यार बोले ना आप लोग, और ये सारे इम्पैक्ट लेने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो आंसर कहलाएगा नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो ड्यूरिंग द ईयर। वो दिया हुआ है ना उसने हमें, इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। नेट कैश इनफ्लोज कितना दिया हुआ है, अब बड़ा रिवर्स कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हमारे पास क्या है, आउटफ्लो है, तो 1,60,000 को आप लिख दें नेगेटिव। आवाज नहीं आ रही। और बोले भाई फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है, इनफ्लो है, तो आप क्या करेंगे भाई, 1,45 को लिख देंगे पॉजिटिव। तो अगर एक्स वैल्यू में से, जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, 1,60 माइनस करने के बाद और 1,45 प्लस करने के बाद आंसर क्या आ रहा है, 24 आ रहा है। तो क्या करें, इस एक्स को सॉल्व करने के लिए 24 में 1,45 क्या कर दें, हाँ ये तुम सीए में पढ़ रहे हो बेटा, वहां तो ऐसी बहुत सारी कहानी, तुम सुनते हो मैं क्या बोल रहा हूँ जैन, तुम सीरियस नहीं हो बेटा, यकीन करो। वो वाली सीरियसनेस तुम्हारे अंदर खो गई है कहीं पर बेटा, जो एएफसी और कैफ के स्टार्ट में थी। जब से पेपर एग्जाम होना शुरू हुए ना, उसके बाद तुम्हारी लापरवाहियां बहुत बढ़ गई हैं।
इधर देखो, लेट द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बी x माइनस 160 प्लस इज इक्वल टू, तो इज इक्वल टू के बाद 24 है ना, तो अगर इज इक्वल टू से उस तरफ 145 है तो वहां लगे क्या होगा, माइनस होगा। तो 24 माइनस 145 प्लस 160 इज इक्वल टू दिस। हाँ बेटा, तो इसका 39 तो हमारा आंसर है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का, और वो आंसर भी इंटरेस्ट और टैक्स पेड कर माइनस करने के बाद आ रहा है। 12,000 और 65,000। तो अगर इसको अब x माने तो x माइनस 12 माइनस 65 इज इक्वल टू व्हाट, 39। देन x इज व्हाट, 39 प्लस 65 प्लस 12, 1,16,000। तो अभी हमारा आंसर ये था कि हमें रिवर्स जाकर ये निकालना था। नहीं बेटा, ऐसा सोच पाए आप? फिर ये रेशियोज के मुताबिक बातें आ रही हैं, इसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। फिर हाँ जी, 22 हम कर सकते हैं क्योंकि हमने वो ऑब्जर्व किया हुआ है ट्रेंगो के अंदर। डेली सेल्स एंड परचेज एंड एम्प्लॉय कॉस्ट, जो हम सेल परफॉर्म करते हैं, जो हम परचेज इन्वेंट्री खरीदते हैं, और एम्प्लॉयज को हम जो सैलरी पे करते हैं, बिजनेस के ऑपरेशंस नहीं क्या है? तो हम रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स एंड पेमेंट टू सप्लायर एंड फॉर एक्सपेंसेस, ये कहाँ दिखा रहे हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो जवाब इसका क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Which of the following involves a movement of cash? इनमें से कौन सी चीज जो है वो कैश की मूवमेंट को शो कर रही है? सिर्फ ए है, राइट इशू, क्योंकि राइट इशू की बस हर चीज की एंट्री पड़े, नीचे पड़े, बोनस इशू की एंट्री। अब एक एक करके देखे ना, हालात देख। हाँ बेटा जैन, बेटा बोनस इशू की एंट्री पड़ी, बोनस इशू डेबिट, रिटर्न अर्निंग डेबिट, बोनस इशू क्रेडिट, शेयर, जबरदस्त, शेयर कैपिटल क्रेडिट, रिटर्न अर्निंग डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। या इसके अलावा कोई और एंट्री? शेयर प्रीमियम डेबिट और शेयर कैपिटल क्रेडिट। इस एंट्री में कहीं भी कैश या बैंक डेबिट या क्रेडिट हो रहा है तो इसका कोई इफेक्ट नहीं आया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री पड़ी है बेटा मुस्तफा। बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस या प्रोविजन फॉर, इस एंट्री के अंदर भी कोई कैश की एंट्री नो। अमीन, डेप्रिसिएशन की एंट्री पढ़ो बेटा। बेहतरीन, इसमें कोई कैश की एंट्री, तो सिर्फ कैश की एंट्री कौन सी है? ऑप्शन है हमारा आंसर। Activities that result in changes in the size and composition of the equity, capital and borrowings of an entity are called financing activity। नहीं सीखा? इक्विटी का चेंज और नॉन करंट लायबिलिटीज का चेंज कहाँ आएगा यार? बताया है, बताया है, स्ट्रक्चर बताया, कहाँ आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आपको खुद बोल देना चाहिए मुझे। Which of the following is not operating activity? इनमें से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है? चलें, क्या इंटरेस्ट पेड को हम ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते? क्या पेमेंट्स ऑफ टैक्स पेड को हम ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते? दिखाते हैं। और अगर कैश फ्लो बना रहे हो डायरेक्ट मेथड से तो रिसीट फ्रॉम डेटर को हम ऑपरेटिंग में नहीं दिखाते। आवाज ही नहीं आ रही बेटा।
तो पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड हम कहाँ दिखाते हुए हैं? फाइनेंस। तो कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग नहीं है? डिविडेंड, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, क्योंकि वो कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Amplifier Limited had sales of rupees. Trade and other receivables increased from 12 million to 16 million. आवाज ही नहीं आ रही बेटा। An increase of rupees 4 million. What amount of cash was received from his customers during the year? वही क्या निकालनी है? डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए रिसिप्ट फ्रॉम डेटर निकालनी। बोले भाई, डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए क्या निकालनी है? रिसिप्ट फ्रॉम डेटर निकालनी। फिर बोल रहा हूं, डायरेक्ट मेथड बनाने के लिए क्या करनी? तो टी अकाउंट बना लें, या कुछ और सोच लॉजिकल। देखा, बड़ा सिंपल सा वे है। देखिए इतना आसान है सोचना। साल के स्टार्ट पे हमारे रिसीवेबल कितने थे? 12 मिलियन से वो बड़े 120 से मजीद कितने हो गए? 132। अगर हमें आज एक भी रुपया ना मिला होता तो हमारा डेटर का क्लोजिंग बैलेंस क्या होता? 132 होता। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 16 माइनस कर। फिर मैं आदमी को बोलूंगा, वो जो 4 माइनस हो रहा है ना, वो सेल को 120 से क्या बना रहा है? 116 बना रहा है। अगर मैं इनडायरेक्ट अप्रोच देखो तो 4 क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है। तो इनडायरेक्ट मेथड में 4 माइनस हो रहा है, वो 120 जो प्रॉफिट निकालते वक्त इस्तेमाल हुआ है, उसको 120 से रिवर्स करके क्या बना रहा है? 16 बना रहा है। तो वो इनडायरेक्ट अप्रोच यही है ना। जवाब मिल गया बेटा? हमें कैसे पता लगेगा जो सेल्स है वो क्रेडिट सेल है? बेटा मैंने आपको एक बात बोली थी, आपको ये टेंशन नहीं लेनी, आप पूरी सेल उठा के रख दो, वरना आप गलतियां कर जाएंगे। मतलब जो एग्जामिनर चाह रहा है वो आप गलती करोगे। तो आपको पूरी रिसिट, जो रिसिट मिलेगी उसमें कैश सेल की रिसिट भी क्या होगी? शामिल होगी। वरना आपको परेशानी होगी कि आप कैश क्रेडिट सेल की रिसिट अलग निकालो, उसमें कैश सेल अलग से ऐड करो, गलती हो सकती है। तो आप नहीं तोड़ो उसको, आप जो सेल है उसको पूरी की पूरी कहां रख दो? डेटर के अकाउंट। समझो कि पूरी की पूरी सेल क्या क्रेडिट है, ताकि जो रिसिट मिले उसमें कैश सेल की रिसिट भी क्या होता है? शामिल। बोलेंगे तो मैं प्रूफ कर दूंगा आपके सामने, अगर जबानी बात समझ में आती है। प्रूफ करने के लिए इंसान को थोड़ा खुद भी कागज पे देना चाहिए। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर शाह टेक्सटाइल लिमिटेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 100 मिलियन। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? 100 मिलियन। द ओपनिंग इन्वेंट्री वाज 20 मिलियन। आवाज ही नहीं आ रही सर। एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री वाज 28 मिलियन। अच्छा, अब इसमें लॉजिकली मैं अगर मैं जबानी सॉल्व करूं तो बड़ा आसान है। अगर आप उस ट्रैक पे चढ़ गए तो आप भी इस तरह करेंगे। अगर मेरे पास 100 मिलियन की इन्वेंट्री बेचने के बाद 28 मिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, तो बताओ मेरे पास साल भर में कितनी इन्वेंट्री? यार कमाल बात है। अगर मैंने साल भर में 100 मिलियन की इन्वेंट्री बेची है, बोले, और 28 की बची हुई है, तो ओवरऑल मेरे पास कितनी इन्वेंट्री थी? 128। उस 128 में 20 वो थी जो पिछले साल की थी। तो 108 की इन्वेंट्री वो है जो मैंने इस साल खरीदी है। आवाज नहीं आ रही यार, आवाज ही नहीं आ रही। अच्छा जी, और 108 की इन्वेंट्री खरीदी तो उससे मेरी लायबिलिटीज में क्या हुआ? इजाफा हुआ। मेरा ओपनिंग क्रेडिटर कितना था? 5 मिलियन। 5 मिलियन प्लस 108, 5 मिलियन प्लस 108। तो अगर ओपनिंग लायबिलिटी, ओपनिंग क्रेडिटर 5 था, उसमें मैंने अपनी परचेजेस क्या की? रिकॉर्ड की। इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट किया 108 से। यार बोलो, यार बोलो। और ट्रेड पेबल अकाउंट क्या किया? क्रेडिट किया। तो अगर मैंने अपने क्रेडिटर को 1 भी रुपया पे ना किया तो मेरा बैलेंस क्या होता? 113 होता। और आज बैलेंस कितना है? 9 मिलियन है। तो 113 मिलियन में से अगर 9 मिलियन बचे हुए तो बाकी सारे क्या होगा? पे हो गए। तो 104 मिलियन जबानी कलामी आंसर है, अगर ये ब्रेनस्टॉर्मिंग चल पड़े इस तरीके से। नहीं तो आइए अकाउंट बनाइए, आइए हर जगह आइए आइए आइए। और अभी जो मैं इसके बात करने लगा हूं वो तो कमाल हो जाएगा, जरा देखिएगा।
इसी में कमाल होने वाला है। ऐसा कमाल कि अभी अमीन तो बोलेगा पता नहीं क्या हो गया, जैन बोलेगा, जैन नीचे होगा, बोलेगा है ऐसे है। तो पहले तो वो करते हैं मेहनत वाला काम। क्या बनाया सर हमने? इन्वेंटोरी अकाउंट, और इन्वेंटोरी अकाउंट में रखा हमने बैलेंस बीडी। कितना? 20। जितने से इन्वेंट्री खरीदी उतने से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ। क्रेडिटोर अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिटोर, वो मालूम नहीं, नहीं सुनता, ये नहीं सुनता। फिर इस अकाउंट से जो इन्वेंट्री बिकी उसकी एंट्री क्या बनी? सीओ जीएस डेबिट इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट, कितने थे? 100 मिलियन। और फिर इस अकाउंट में इन्वेंट्री बची हुई बैलेंस शीट का पार्ट बन गई कितनी? 28 मिलियन। तो यकीन करें जो मैं आपसे वर्बली कैलकुलेशन करवा रहा था वो अकाउंट खुद करवा रहा है आपसे। अकाउंट खुद बोल रहा है, इस तरह समझो बात को, देखो 28 की इन्वेंट्री बची हुई है, 100 की तुमने बेची है, तुम्हारा टोटल खुद तुम्हें समझा रहा है कि साल भर में तुम्हारे पास 128 की इन्वेंट्री थी। तो अगर 128 की तो समझाओ जरा, 128 में तुमने 20 तो तुम्हारी पिछली वाली पड़ी हुई थी। तो इस साल ये अकाउंट डेबिट कितने से हुआ? 180। तो जितने से अकाउंट डेबिट हुआ है उतने से ही पेएबल भी क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। तो आपने अकाउंट बनाया अकाउंट पेएबल का, बैलेंस बीडी 5 मिलियन, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट। अजान की बात करते हैं। अब तो अकाउंट पेएबल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस क्या है? 5 मिलियन। जितने से इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हुआ है उतने से ये अकाउंट क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है। भाई जवाब दे सब लोग। ठीक है भाई। अच्छा वो अमीन कह रहा है सर इन्वेंट्री का रेफरेंस है एक्टिव। अच्छा जी, मतलब साल भर में लायबिलिटी थी आपके पास टोटल 113 ओपनिंग और इस साल की इजाफा मिलाकर। अगर साल के एंड पे लायबिलिटी बच कितनी रही है आपका, तो फिर आपने यकीनन साल भर में लायबिलिटी सेटल कितने से की? 100। 104 क्या हो गई? पेमेंट टू सप्लायर, जो कि कैश पेड टू सप्लायर है, जो कि आएगा स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। अगर बनेगी कहां पर? डायरेक्ट मेथड से, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। ठीक है भाई, यस और नो? एक बार फिर ट्राई करूं, वो नहीं वो बात, वो वाली बात एक बार फिर ट्राई करूं कि प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त, के प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 100 से माइनस हुई, तो प्रॉफिट जो हमारे सामने मौजूद है उस पे उसका इंपैक्ट -100 है। लेकिन अभी वो कॉस्ट ऑफ गुड्स हमारे सामने नहीं है क्योंकि उस पे उसका इंपैक्ट शामिल है। तो हम जब चेंज इन इन्वेंट्री लेंगे वो 20 से कितना लेंगे? 28। तो जैसे हम उसके अंदर -8 का डिफरेंस लेंगे मतलब, और रिसीवेबल्स 5 से 9 के लेंगे तो क्या आएगा? +4 आएगा। तो माइनस का 8 प्लस का 4, ये इंपैक्ट लेकर जो आंसर बनेगा वो पेमेंट टू, यानी मतलब ये जो कैश फ्लो इनडायरेक्ट मेथड है वो अपने कैश फ्लो को बनाते वक्त -8 और +4 का इंपैक्ट लेकर प्रॉफिट में 100 के इंपैक्ट को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? 104 के इंपैक्ट। क्योंकि अगर एक्सपेंस स्टार्ट हुआ है 100 से, टेक्निकली आसान, एक्सपेंस स्टार्ट हुआ है 100 से अक्रूवल बेस के हिसाब से, और कैश बेस के हिसाब से एक्सपेंस स्टार्ट हो जाता था 104 से, तो उस एक्सपेंस को कन्वर्ट करने के लिए आसान लफ्जों में 4 से बढ़ाने की जरूरत है ना। तो माइनस का 8 और प्लस का 4, नेट डिफरेंस व्हाट? -4। 4 से एक्सपेंस चार्ज कर दिया, वो आपका प्रॉफिट क्या हो गया? कन्वर्ट हो गया। यकीन करें इतनी बड़ी बात है, आपको पता ही नहीं कितनी बड़ी बात। चले एक और बात लगे हाथों, एक बात और करते हैं, और अब जैन के फ्लाइट पकड़ने का वक्त शुरू हो जाता है। अब जो अकाउंट खुलने लगा है वो अकाउंट आपको हैरान नहीं परेशान कर देगा। उस अकाउंट को हम बचपन से बोलते हुए हैं सुपर डुपर अकाउंट, और हम बना रहे हैं इन्वेंट्री, शादेब, इन्वेंट्री प्लस क्रेडिटर अकाउंट।
दोनों मिला के। अच्छा, इन्वेंट्री का ओपनिंग बैलेंस आप बताइए, मतलब सोचिए इन दोनों अकाउंट्स को आप नहीं ऐसे और नहीं नहीं नहीं, सोचे इन दो अकाउंट्स को प्लस कर दे, प्लस। आवाज नहीं आ रही बेटा। तो मतलब अगर दोनों अकाउंट को मिला के बनाए तो इन्वेंट्री का बीडी यहां पर अकाउंट पेबल के अकाउंट से दो बीडी, एक इधर और एक इधर, एक एसेट का बीडी एक लायबिलिटी का बीडी। कितने से बेटा 20, और आज ने फुर्तियां पकड़ ली, इसको कहानी समझ में आ गई हो क्या रहा है, और यहां पर 5। इस तरह बिल्कुल बेटा ऐसे ही इन्वेंट्री का क्रेडिट बैलेंस 28 क्रेडिट साइड पर बैलेंस सीडी, और अकाउंट पेएबल यानी क्रेडिटर का बैलेंस सीडी कितने से 9 से। अब बस, अब जिंदगी बड़ी आसान है। अगर पेमेंट दी है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दी है तो पेमेंट मिल जाएगी। हमें क्या दी हुई है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री पड़ी है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट हो रही है कहां पर, प्रॉफिट एंड, तो जिस अकाउंट से जा रही है वो अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो इट मीन इस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, रेफरेंस देते हैं सीओ जीएस का, कितने से 100 से। अब अगर आप यहाँ पे डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस डायरेक्ट आपको पेमेंट टू सप्लायर मिलेगा 104 का, चेक कर ले। सबसे आसान तो ये है अगर कोई समझने वाला हो। हाँ जी, क्या कहते हैं भाई, दो अकाउंट बनाने के बजाय, तो मसला क्या हुआ, अकाउंट ने बन, देखो इस अकाउंट, दो अकाउंट बनने से एक एंट्री कैंसिल हो गई जो नहीं दिख रही, 108 और 108, वो डेबिट पे भी और कैंसिल लिखने की जरूरत ही नहीं। मतलब इस अकाउंट ने क्या कर दिया, परचेजेस को जो हम खरीद रहे हैं इन्वेंट्री, उस वाली एंट्री को बाईपास कर दिया और डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पुट करके क्या निकाल दिया, पेमेंट टू सप्लायर। कुछ समझ पा रहे हैं बात या नहीं? दो अकाउंट्स क्या हो गए, मर्ज हो गए। अच्छा, ये ट्रायंगल में करता, लेकिन उस वक्त आपकी कैफियत नहीं थी ये वाली, उस वक्त जो जहन करता ना फिर बड़ा खतरनाक होता है। जी कौन सा वाला? आसिम बेटा वो वाला जवाब दे देना इसको जो मैंने आपको पहले दिया। वो जवाब सुनने का बड़ा जज्बाती होता है, फिर गौर व फिक्र शुरू करता है, फिर उसको समझ में आता है। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आ गई बात यहाँ तक? चल, जैन समझ नहीं आया? देखो अच्छा एक काम करते हैं, जैन देखिए इधर देखिए, जैन बताओ जरा बेटा, 100 यहाँ पर है, 100 के ऊपर क्या लिखा है मैंने, नेगेटिव, तो 100 को मान लो नेगेटिव। अगर नेगेटिव लिखूंगा तो नेगेटिव मान लो, पॉजिटिव मानो तो पॉजिटिव मान लो। अच्छा 28 इसमें क्या हो रहा है, 20 क्या हो रहा है, नेट कितना इम्पैक्ट, 8 का, तो 8 का इम्पैक्ट वही जो 100 का है। अगर 100 नेगेटिव तो 8 भी नेगेटिव, और अगर 100 पॉजिटिव तो। अच्छा 5 इसमें क्या हो रहा है, और 9 क्या हो रहा है, लेस हो रहा है। तो अगर 100 पॉजिटिव है तो ये डिफरेंस जो है 4, ये इसके अगेंस्ट नेगेटिव है, और अगर 100 खुद नेगेटिव है तो डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव। तरीके तो बहुत हैं,
समझ में क्या आया? कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते। गलत बात, मजाक समझ रखा तुमने जैन को। अब जैन यकीन करो, तुम्हें अगर कोई समझा सकता तो एक शख्स है, उसका नाम है आसिम। आज तुमने आजिम का वो हाल करना है जो आजिम जैन का, क्या कहते हैं, आजिम जो संतोष का करता है। हाँ जी, पढ़ो बेटा आगे। जमान लिमिटेड एक्सट्रैक्टेड जनरल लेजर फ्रॉम विच इट शोज सैलरी एंड वेजेस एक्सपेंस कितना बेटा? 50 मिलियन। इट्स कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्टेड कैश पेड टू एम्प्लॉयज कितना? The operating balance of accrued, sorry, opening balance of accrued salary and wages कितना? What is the यार अकाउंट, ये तो बहुत आसान है, इतना आसान है, वर्बली सॉल्व हो जाएगा सर, वर्बली सॉल्व हो जाएगा सर, टी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं है। कैसे सर? ओपनिंग लायबिलिटी कितनी है इस साल? जो एक्सपेंस अक्रूड हुआ है 50 से, लायबिलिटी उतने से बढ़ गई, तो 3.6 और 50 कितना हो गया? 53.6। और अगर उसमें तो हम 42 की लायबिलिटी सेटल कर चुके हैं, तो आज लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस क्या है? हाँ, ये तो टी अकाउंट बना लिया। कौन सी अप्रोच से? वन अकाउंट अप्रोच। अकाउंट से इसलिए बना रहा हूं कि आइए याद आ जाए बस कर, वरना ये है कि आंसर्स तो हमारे पास आ रहे हैं, इसलिए आप भी बना लिया करें। सैलरीज एंड वेजेस अकाउंट, वही प्लीज। बैलेंस बीडी 3.6, यहां से इंपैक्ट गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितने का सर? 50 का। और पेमेंट हुई इस अकाउंट में सर कितनी? कैश या बैंक क्रेडिट हुआ, ये वाला अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। जब भी परेशानी हो कौन सी इसका लिखनी है, एंट्री पढ़ लिया करें, खुद ब खुद जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी बोले भाई लायबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस। आंसर आ गया वो। उसके बाद gains and losses on disposal of property plant equipment are classified as operating activities। आवाज ही नहीं आ रही बेटा, आवाज ही नहीं आ रही। ऐसी कोई बात नहीं है डी में लिखी हुई। उसके बाद which one of the following events will increase cash balances of business? लोन रीपेमेंट से क्या होगा? बैलेंस डिक्रीज होगा। बैंक ग्रांटिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी आने से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ नहीं जाएगा, इससे फायदा। डेटर्स पेइंग द अमाउंट्स ओड, सी, डेटर से पैसा वापस आएगा तो बैंक बैलेंस मतलब हमारा क्या होगा? ठीक है, विच वन? तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेल ऑफ स्टॉक ऑन क्रेडिट, एंट्री बनाई, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, तो कोई कैश इनफ्लो अभी हुआ नहीं जब तक के कैश रिसीव ना हो जाए। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। A company with healthy profits is facing cash shortage. Which of the following events could account for this? कि कंपनी के प्रॉफिट्स ज्यादा हैं अक्रूवल बेस की वजह से, लेकिन कैश क्या है? शॉर्ट है। तो क्यों कैश शॉर्ट है? डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर, तो पेमेंट डिले करे तो क्या होगा? कैश इनफ्लो होगा ना। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड टू डेटर्स, अगर डेटर को कम वक्त देंगे तो पैसे जल्दी कलेक्ट हो जाएंगे ना, तो इनफ्लो हो जाएगा। द रीसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, पैसे इसलिए कम हो गए कि हमने नया नया बड़ा महंगा प्लांट खरीद लिया, उससे हमारे पास कैश क्या हो गया? वो मैंने अभी नया नया घर लिया इसलिए अब मेरे पास पैसे बचे नहीं, ऐसा लोग बोलते होंगे मेरे ख्याल से। तो बड़ी कोई ट्रांजेक्शन हो जाए उसके बाद लोगों के पास पैसा कम हो जाता है, ऐसा होता है कि नहीं होता? समझ ले, वही सेंस है यहाँ पे। द रीसेंट, सी इज द करेक्ट आंसर। या आप में से कोई है जो नहीं चाहता मैं मजीद ना पढ़ूं? क्वेश्चन कितने? बस 35, खत्म करें इसको यार आज।
Which one of the following is most likely to run in cash flow problems? Loss making company making components of vital strategic importance to the government. Profitable new retailer about to embark on ambitious expansion plan. अच्छा जी. A company which has recently sold so as to concentrate on its core areas. Reasonably profitable, long established company with no expansion plans. सवाल है क्या? Which one of the following companies is most likely to run into cash flow? Okay. इनमें से कौन सी कंपनीज जो है सबसे ज्यादा कैश फ्लो प्रॉब्लम फेस कर रही होगी? ओके, ये सवाल दोबारा पढ़ने पे समझ में आया सवाल. A loss making company, loss making company making importance to government. Profitable new retailer about to embark ambitious expansion plans. ठीक है जी. A company which has recently sold part of its operation so as to concentrate its. देखें, एक कंपनी है जिसने अपने कुछ ऑपरेशन सेल किए. ऑपरेशन मतलब कोई फैक्ट्री क्लोज करके उसको बेच दिया है, तो उसको तो इनफ्लो हो गया ना. ठीक है जी. लेकिन वो लॉस में थी जब भी उसने अपने आप को बेचा, लेकिन कैश फ्लो प्रॉब्लम नहीं होगा. कैश फ्लो प्रॉब्लम उसने हल कर लिया. कैसे? बेचकर. अच्छा, उसके बाद रीजनेबली प्रॉफिटेबल लॉन्ग एस्टेब्लिश्ड कंपनी विद नो एक्सपेंस प्लान. तो जरूर नहीं है इसको कोई कैश फ्लो प्रॉब्लम हो रहा हो. तो डी और सी क्या कहते हैं? नहीं है. ठीक है जी. हाँ, अब इसमें है मेरे हिसाब से बी. अ प्रॉफिटेबल न्यू रिटेलर अबाउट टू एम्बार्क. रिटेलर जो है वो एक्सपेंशन करने लगा. एक्सपेंशन मतलब बिजनेस को नहीं. रिटेलर थोड़ी प्लांट लगाएगा यार. रिटेलर प्लांट नहीं लगाएगा, लेकिन एक्सपेंशन करने से क्या होगा? इक्विपमेंट्स, फर्नीचर, कुछ मतलब कोई ऐसी चीजें तो बढ़ेंगी ना उसकी. ये नहीं बढ़ेंगी. तो मेरे हिसाब से तो है ये. ठीक है जी. व्हाट इज द immediate effect of making a capital repayment on a loan on cash flows and profit? ठीक है जी. अगर आप कैपिटल मतलब कैपिटल से मुराद प्रिंसिपल. अगर आप प्रिंसिपल रीपे करें तो प्रिंसिपल का रीपे करना किस चीज को अफेक्ट करेगा? ठीक है जी. व्हाट इज द इमीडिएट इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ कैपिटल रीपेमेंट ऑन लोन ऑन कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट? ऑन प्रॉफिट नन, ऑन कैश फ्लो डिक्रीज. ऑन प्रॉफिट देखो, कैपिटल मतलब लोन रीपे किया तो कैश तो क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. लेकिन क्या इसकी रीपेमेंट कैश या बैंक क्रेडिट हुआ? कौन सा अकाउंट डेबिट हुआ? लोन अकाउंट. क्या कोई प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हुआ? तो जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है उसका प्रॉफिट लॉस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं. तो ऑप्शन क्या हो गया? ए हो गया. प्रॉफिट पे कोई इफेक्ट नहीं आया, कैश डिक्रीज हो गया. A company has negative cash flow from what could explain this? High levels of dividend payments, वो यहाँ नहीं आती. A substantial investment in new facility, वो भी यहाँ पर नहीं आती. ऑपरेटिंग नहीं आती ना बेटा. Sudden increase in credit sales. क्रेडिट सेल मतलब चेंज इन डेटर्स. तो ये है ऑपरेटिंग एक्टिविटी. यस और नो. और रीपेमेंट ऑफ लोन ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग. तो तीन तो एक्टिविटीज फाइनेंसिंग है. इन्वेस्ट ये फाइनेंसिंग और ये इन्वेस्टिंग. पूछा क्या उसने आपसे? तो एक ही आंसर है ऑपरेटिंग का. कौन सा वाला? क्यों? क्रेडिट सेल बढ़ने से डेटर की वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है. और ओपनिंग के मुकाबले में क्लोजिंग डेटर क्या है? ज्यादा है. तो कैश फ्लो बना दे, उसका इंपैक्ट क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. इसलिए आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का आंसर क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है. Which of the following is not a cash flow for the firm? Dividends, interest payments, taxes and bad debts. Dividends जो है वो कैश फ्लो है, इंटरेस्ट पेमेंट भी कैश फ्लो है, टैक्सेस भी. आखिर में क्या बचा बेटा? बैड डेट. तो उम्मीद है इंशाल्लाह अगली क्लास से हम इस काबिल होंगे. भाई किसका ऑप्शन डी होना चाहिए था? 34 का. लेकिन बेटा रीपेमेंट ऑफ लोन तो क्या है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना. उसने क्या बोला है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी के आंसर का नेगेटिव होने की वजह क्या होगी? तो ऑप्शन सी बनता है ना बेटा.
डी तो नहीं बन सकता। ठीक है बेटा, तो आज क्लास हो गई, आपका टेस्ट नहीं हुआ, ये भी कमाल हो गया।